नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप अच्छे ही होंगे। जिन छात्रों ने सीटेट का जो है फॉर्म डाला हुआ है, उनकी डेट आ चुकी है और लगभग आपका जो जिस सेंटर को आपने चूज़ किया होगा, जिस शहर में चूज़ किया होगा, वहाँ की स्थिति, लोकेशन वगैरह भी जो है शो करने लगी है। तो आप वेबसाइट पर जाइए और अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि आपका जो है जो लोकेशन आपने डाली थी, जो शहर डाला था, उसमें किस जगह पर या किस विद्यालय में आपका या किस इंस्टीट्यूट पे आपका जो है सेंटर पड़ा हुआ है। जैसा कि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है और सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका हुआ है, तो हमारा चैनल एग्ज़ाम विथ मी आपको आपकी प्रैक्टिस को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए जो है सीटेट का बैच लेकर आया हुआ है, जिसमें ये जो छात्र शुरू से पढ़ नहीं रहे हैं और वो कुछ छात्र ऐसा भी सोचते हैं ना कि हम लास्ट में तैयारी कर लेंगे, तो उन छात्रों के लिए स्पेशल तौर पर हम जो है एग्जाम विथ मी परिवार हमारा बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आया हुआ है आपके सीटेट के सब्जेक्ट से संबंधित, जैसे कि आपकी सीडीपी यानी बल विकास है, आपका ईवीएस है, पर्यावरण है, संस्कृत है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो जिसका सब्जेक्ट सारे सब्जेक्टों को एक एक करके बहुत गहन अध्ययन करवाएगा। जो छात्र हमारी निरंतर क्लास लेते रहेंगे तो यकीन मानिए 150 में से 140 अंक आपके कहीं रह जाते हैं। मैं इसकी 100% गारंटी लेता हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं इतना ज्यादा जो है कॉन्फिडेंट के साथ कहता हूं। तो आइए दोस्तों, हमारे साथ मिलकर जो है अपने कंटेंट को मजबूत करिए और जो सीटेट का एग्जाम लगा हुआ है उस पर आप जो है क्वालिफाई होइए, ताकि जो आगामी आपकी वैकेंसी आ रही है प्राइमरी या जूनियर से संबंधित, तो आप जो है वहां पर सिलेक्शन निश्चित तौर पर पा सके। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। मैं सत्येंद्र कुमार अवस्थी आपको पर्यावरण से संबंधित हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाऊंगा और बहुत अच्छे से आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और उस कॉन्सेप्ट को आप लिखते भी जाएंगे, यानी नोट डाउन भी करते जाएंगे, ताकि आप भूलेंगे नहीं और उसी से संबंधित आपको जो है क्वेश्चंस सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें आपकी पेडागोजी भी होगी और आपके जो है अदर पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस भी होंगे, जिनको मैं एक एक कर बहुत अच्छे से समझाऊंगा और आप आई होप आप भी जो है अच्छे से इसको समझेंगे और आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन आपका सामने खुला है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। देखिए, जो पर्यावरण की हमारी क्लास है, यानी पर्यावरण की क्लास में पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए कहा गया है कि अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। यानी इसका जब हम अध्ययन करवाते हैं तो उसमें क्या है, कहानी और कथनों का जो है हमें अध्ययन कर, यानी कहानी और कथनों का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। उसको प्रयोग करने हुए ही हम जो है पर्यावरण अध्ययन करवाते हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, पहला आपका ऑप्शन है जैसा बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखना। क्या कह रहा है कि जो बच्चों में पहले से विद्यमान है, क्या, भाषा और सांस्कृतिक विविधता, ठीक है, उसको क्या करना है, हमको ध्यान में रखकर जो है पर्यावरण अध्ययन करना है। सेकंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। देखिए, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। अब आप ये बताइए, क्या बच्चों की जो ऊर्जा है उसको उचित दिशा में आप संकेंद्रित कर लेंगे तो क्या पर्यावरण अध्ययन में जो आप कहानी और कथनों का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या सही होगा? नहीं होगा। ये ऑप्शन आपका क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट है आपका पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। भाई, अगर हम कहानी, कोई शिक्षक है, अगर वो पर्यावरण का चैप्टर पढ़ा रहा है और कहानी और कथनों का प्रयोग कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, एक तो पाठ आपका बहुत ज्यादा रोचक हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, आप उसमें क्या है, एंजॉय फील करेंगे। ठीक है, तो क्या कहा है कि पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ये आपका ऑप्शन क्या हुआ, राइट हुआ। अगला देख लेते हैं, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करना है।
भाई अब आप ये बताइए, क्या स्थानीय एवं विश्व स्तर पर जो संस्कार की प्रकृति है, भाई हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ की प्रकृति हो गई, या हमारे पूरे वर्ल्ड में जो भी प्रकृति है या सांस्कृतिक प्रकृति है, तो उसमें क्या खोजने या उसको सोचने में जो है, योजना बनाने में पर्यावरण अध्ययन में कहानी और कथनों का प्रयोग किया जाता है? तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। तो जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। भाई कहानी के माध्यम से क्या होता है, हम लोग जब छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो कहानियों के माध्यम से हमें कितना अच्छा लगता है, वो चैप्टर हमें जो है पूर्णतः रट जाता है। आप मूवियों में देखा होगा कि वहां पर एक कहानी के तौर पर जो है विभिन्न प्रकार के जो हमारे एक्टर हैं वो अपना अपना किरदार निभाते हैं और दिखाते हैं, तो हम उसको देखते हैं। जब एक बार हम मूवी को देख लेते हैं तो हम उसके क्लाइमैक्स पर तुरंत पहुंच जाते हैं और उस मूवी को अपने साथियों तक शेयर करने लगते हैं कि भैया उस मूवी में क्या हुआ था, पहले हमारा विलेन था, ये था और वो था, फिर उसने उसको मार दिया। ये सारी चीजें आप कितने अच्छे से रट लेते हो, किसके माध्यम से? एक तो आपको उसने पूरी कहानी दिखाई, कहानी क्या थी, आगे समझाया, कथन भी आए, तो आपने क्या हुआ, आनंददायक या रोचक आपका जो है वो मूवी हो गई। तो वही पर्यावरण की कक्षा में क्या है, एक शिक्षक का दायित्व होता है कि वो जब पाठ पढ़ाए तो उसमें क्या है, कहानियों का प्रयोग करे और आनंददायक रोचक तथ्यों को ले, जिसके कारण छात्र क्या होता है, अच्छे से समझ जाता है और कंसेप्ट उसका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपका खुला हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते। देखिए पर्यावरण पढ़ाते समय यानी पर्यावरण यानी ईवीएस की जब हमारी क्लास होती है तो उसमें क्या करता है शिक्षक करता है कि क्या वो सरल प्रयोग करता है, कुछ निर्देशन किए जा सकते हैं, कुछ निर्देशन किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन में आप देखिए स्क्रीन पर, पहला लिखा है आपका, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा कर, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने में। ठीक है भाई, बच्चे जो है वो क्या है, प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, उन प्रश्नों को क्या करना है, उन पर जो आधारित जो विचारों पर चर्चा करते हैं, जो प्रश्नों पर आधारित जो बच्चों ने प्रश्न किया है उस प्रश्नों पर क्या करेंगे, हम पहले विचार करेंगे। ठीक, फिर उनका क्या करते हैं, अवलोकनों को दर्ज करते हैं, जो भी हमने ऑब्जर्वेशन किया है या अवलोकन किया है उसको क्या करेंगे, पहले हम नोट डाउन करेंगे। फिर क्या करता है, उनका विश्लेषण करते हैं, भाई उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन जो दे रखा है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। भाई आप ये बताइए, क्या पर्यावरण का अध्ययन हम अगर करवा रहे हैं और कुछ प्रयोग कर रहे हैं तो क्या उससे अनुशासन क्लियर हो जाएगा, या अनुशासन आप डिसिप्लिन जो है मेंटेन रख पाएंगे? तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप ऑप्शन देखिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकनों के कौशलों को पैना करने के लिए। अगर देखिए, अगर बच्चा स्वयं से चीजें सीखता है, अगर बच्चा स्वयं से चीजें सीखता है तो वो ज्यादा दिन तक जो है उसके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर रहता है और वो कभी जो है भूलता ही नहीं है। भाई क्या होता है, रटाने से अच्छा है कि स्वयं से सीख जाए। हम किसी चीज को जो है बार बार निरंतर लगातार हम जो है उस चीज को सिखाने का प्रयास करते हैं, और जब तक बच्चा स्वयं से नहीं सीखने के लिए प्रेरित होगा तब तक दुनिया का कोई मास्टर उसे जो है सिखा नहीं सकता है। तो उस पर हमें क्या ध्यान देना है कि लिखा जैसे बच्चों को स्वयं सीखने के लिए योग्य बनाना। सही बात है, पर्यावरण की जब आप कक्षा करते हैं उसमें अगर सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं तो उसमें क्या करना है, बच्चों को स्वयं से सीखने के लिए क्या करना है, आपको योग्य बनाना है। अवलोकनों कौशलों को पैना करने के लिए, जो ऑब्जर्वेशन किया है उसने, जो उसने ऑब्जर्वेशन किया है, जो ऑब्जर्वेशन करने के बाद स्किल है उसकी, उसको क्या करना है, उसको स्ट्रॉन्ग यानी पैना करने के लिए ऑर्डर। नेक्स्ट आपका जो स्क्रीन का ऑप्शन है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। आप भी देख रहे होंगे कि ये हमारे पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है, इनमें क्या करना है, इनमें आपको पॉजिटिव वर्ड ढूंढने होते हैं जो बच्चों के लिए ज्यादातर जो है क्या होंगे, लाभदायक होंगे। तो इनमें से देखिए, पहला ऑप्शन दिया था, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया था, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु
को नियंत्रित करने के लिए। तो ये तो देखिए पूरा रॉन्ग था आपका। बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकनों को कौशल को पैदा करने, तो ये क्या है 100% राइट। भाई बच्चा जब तक स्वयं से नहीं करेगा या अवलोकन स्किल को क्या करेगा, पैदा करेगा, स्वयं से सीखेगा, तो ये सारी चीजें उसकी स्किल क्या होंगी, डेवलप हो जाएंगी। उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण कर लिए। भाई उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उससे इसका कोई संबंध ही नहीं है। तो क्या है, ये सारे ऑप्शन आपके रॉन्ग हो गए, केवल आपका जो है ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। कहा गया है कि जो पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा है उसमें क्या है, बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव यानी पर्सनल उनके जो है अनुभवों को, पर्सनल उनके अनुभवों को महत्व देना एक शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। भाई शिक्षक को लाभ क्या पहुंचाता है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो पर्यावरण की कक्षा है उसमें बच्चों के जो है व्यक्तिगत अनुभवों को ध्यान में रखना शिक्षक के लिए क्या है, लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन देखिए क्या लिए। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने। सेकंड ऑप्शन आपका दे रखा है, उनकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। चौथा आपका ऑप्शन दे रखा है, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। देखिए लाभ कैसे पहुंचाएगा, लाभ कैसे पहुंचाएगा, अब ध्यान में देखिए कि विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देना। भाई ये तो क्लियर नहीं ना कि विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने, यार उनका विषय क्या जो है बच्चों के अनुभव संसार को जोड़ेगा, नहीं जोड़ेगा, तो ये क्या है बढ़ावा देने में सही नहीं है। दूसरा आपका क्या है, उनकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। क्या पर्यावरण की कक्षा में शिक्षक को यही लाभ होता है कि वो क्या है बच्चों की जो है बातचीत करने में रोके या उनको जो है ऊर्जा को नष्ट न करे, अगर ऊर्जा होगी तो ही सीख पाएगा। तो ऐसा तो कहीं सुटेबल आंसर है नहीं है, अभी भी देख रहे हैं। नेक्स्ट दे रहा है, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। बच्चों के अंदर क्या है स्पेसिफिक अनुभव हो, तो क्या उनको जानने के लिए पर्यावरण कक्षा में शिक्षक को क्या लाभ पहुंचाएगा, नहीं। आपका जो लास्ट ऑप्शन दिया है, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। क्या बच्चों के अंदर जो भी भाषा है उसका संप्रेषण करेगा यानी आदान प्रदान करेगा, या कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में क्या पर्यावरण कक्षा अध्ययन की कक्षा में जो है शिक्षक को लाभ पहुंचाएगा, तो नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में क्या है, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में क्या करता है, शिक्षक को लाभ होता है। तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए होगा। विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने, विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में क्या है, शिक्षक को लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। देखिए प्राथमिक स्तर के बच्चों में आप ये ऑप्शन देख रहे हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य है। देखिए प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है उसके उद्देश्य पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। एक तो आपका क्या है, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, पहला ऑप्शन आपका दे रखा है। सेकंड ऑप्शन आपका दिया है, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य क्या होगा, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, यानी उसको क्या करना, जानना उसके अंदर। प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बिल्कुल सही है। क्या है, प्राकृतिक वातावरण कैसा है उसको जानने में हमें क्या होगा, अच्छा फील होगा, यानी उत्सुकता होगी, फील होगी। नेक्स्ट है आपको बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मन चालक कौशलों के विकास में सहायक होती है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो उसने पूछा क्या था कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो आपका ये तीनों तो उद्देश्य है
पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाने में प्राथमिक स्तर पर। तीनों उद्देश्य हैं भाई, उनके मूल्यों को भी सरोकार करना है, आत्मसात करना है, जानना है। वातावरण के बारे में जानने के लिए छोटे बच्चों में क्या होती है, उत्सुकता होती है, किसी चीज को जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना, भाई बच्चे अगर कुछ नया नया खोजेंगे तो उनकी क्या है, डेवलप होगी स्किल्स, या उनका जो है ज्ञान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें क्या है, आपका बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, ये क्या है, उद्देश्य नहीं। बाकी क्या है, प्राथमिक स्तर में पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य है, और आपका ये जो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की अनुमति देते हैं। देखिए, जो पर्यावरण अध्ययन जो शिक्षक कर रहा है, यानी पर्यावरण अध्ययन करवा रहा है, उसको वो शिक्षक क्या करता है कि बच्चों को चिड़ियाघर ले जाता है। अगर आप शिक्षक होंगे तो क्या बच्चों को चिड़ियाघर जब ले जाएंगे तो क्या क्या आप उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि बच्चों आपको ये चीजें नहीं करनी है, ये चीजें आपको करनी है। तो उसी पर जोर दिया गया है कि कौन सी गतिविधि की आप जो है अनुमति नहीं देंगे। आपके ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। देखिए, चिड़ियाघर में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो है क्या होते हैं, आपके जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, खूंखार जानवर होते हैं, कुछ सीधे भी जानवर आपके होते हैं। तो क्या आप उनको जो है खाने की सामग्री जब आप ले जाएंगे तो वो क्या करेंगे, जब आप सामग्री को ले जाएंगे तो आप पर अटैक भी कर सकते हैं। अटैक कैसे करेंगे कि वो अपनी सामग्री को छुड़ाने का प्रयास करेंगे आपसे। आपको हो सकता है आपके ऊपर जो है वो हमला भी कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जो शिक्षक है वो इस चीज के लिए अनुमति कभी नहीं देगा कि आप उनके लिए खाने की सामग्री ले जाए। और आपने देखा होगा चिड़ियाघरों में साथ इंस्ट्रक्शन भी लिखा देता है कि किसी भी प्रकार की आप खास सामग्री आप यहाँ के जानवरों को नहीं खिला सकते हैं। देखा भी होगा, आप चिड़ियाघर जाइएगा तब देखिएगा वहां पर इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं। तो सेकंड क्या है आपका, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों को कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। भैया सही है भाई, चिड़ियाघर के जब आप जा रहे हैं तो चिड़ियाघर जाने का क्या उद्देश्य है, केवल जानवरों को देखना या एंजॉय करना नहीं। आप वहां जाए, आप देखें कौन कौन सा जानवर जो है किस उस पे आता है, उसका मुख्य भोजन क्या है, वो कैसा है, उन चीजों को नोट डाउन करना, ये सारी जानकारियों को आप एकत्रित करना, ये आपका जो है उद्देश्य होना चाहिए। आप जाइए, ये सारी चीजें करिए। नेक्स्ट क्या है, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। बिल्कुल सही है, चिड़ियाघरों में जितने भी उसने जानवर देखे हैं उनको क्या करे कि देखकर उसका डायग्राम बनाए या ड्राइंग बनाए। ठीक है, ये भी बहुत सही है, अनुमति दे देना चाहिए। तो इसमें कह रहा था कि कौन सी गतिविधि की आप अनुमति नहीं दे। तो भैया आपका जो सही आंसर है वो ए है कि आप उनको खास सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कितने सिंपल क्वेश्चन है यार। आंख बंद करके भी जो है आप इन चीजों को लगा तो आप समझ जाएंगे, फील करेंगे। पेडागोजी बहुत ही आसान होती है। हम लोग क्या करते हैं कि उस चीज को कठिन समझते हैं, लेकिन जब आप कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है तो बहुत आसान सी लिखने लगती है। ठीक है, इनको रटा नहीं जाता है, रटकर आप नहीं हासिल कर सकते। आप इसको समझिए, फील करिए, फिर आप सही आंसर पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। चार ऑप्शन दिए हैं, श्रीनगर, कोलकाता, अहमदाबाद, विजयवाड़ा। तो भैया बताइए आप इनमें से कि श्रीनगर किस नदी के किनारे जो है या किस नदी के तट पर स्थित है। तो भैया श्रीनगर जो है वो आपकी क्या है, झेलम नदी के तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है, झेलम नदी के तट पर। यानी झेलम नदी क्या है, श्रीनगर में आपके जो है बहती है, जाती है। वहां पर क्या है, तट पर जो है आपका श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। दूसरा ऑप्शन आपका कोलकाता। अब बताइए क्या कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है, तो कोलकाता जो है वो हुगली नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर, हुगली नदी के तट पर। हुगली जो नदी है उसी के किनारे पर क्या है आपका कोलकाता जो है राज्य बसा हुआ है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो अहमदाबाद में कौन सी नदी होती है आपकी, साबरमती। कौन सी, साबरमती।
और साबरमती नदी के किनारे यानी तट पर ही आपका क्या है, अहमदाबाद राज्य जो है बसा हुआ है, यानी अहमदाबाद शहर आपका बसा हुआ है। अब आप देखिए विजयवाड़ा, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है, तो जो विजयवाड़ा है वो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। क्या है, कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इन क्वेश्चनों को तो बहुत आपको ध्यान से समझना है। जो राइट आंसर है उसका क्या है, श्रीनगर है, ये पहले समझ लेते हैं। और ये जो 3 शहर आपके बसे हुए, कोलकाता, अहमदाबाद, विजयवाड़ा, ये किन नदी के किनारे स्थित है, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि कभी क्वेश्चन क्या करता है, घुमाकर भी प्रश्न पूछ सकता है आपको। तो आपको इन सारी जानकारी आपको रखना बहुत जरूरी है। तो क्लियर हुआ ये सब आपका, आगे समझ देखते हैं। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। चलिए, क्वेश्चन हमने देख लिया कि लेह और लद्दाख की, हम कुछ लेह और लद्दाख के बारे में सामान्य आपको जानकारी देते हैं। देखिए, जो लेह के जो मकान होते हैं उनमें क्या होती है, पेड़ के तन, जो पेड़ का तना होता है उससे बनी लकड़ी की ढालू छतें जो है होती है। लकड़ी की बनी क्या है, ढालू छतें, यानी ढालदार क्या होती है, छतें होती है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका जैसे निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। तीसरा आपका पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें होती है। चौथा आपका लकड़ी की फर्श होती है। तो देखिए, लेह और लद्दाख के जो मकानों में क्या क्या विशेषता होती है। पहला तो आपका क्या है, ढालदार छतें होती हैं, पेड़ के तनों से जो है बनी होती है। दूसरा आपका है, वहां की जो दीवारें होती हैं वो कच्ची होती है, मिट्टी की होती है, चूने पत्थर की बनी होती है। तीसरा क्या है, जो उनकी वहां की फर्शें होती हैं वो क्या है, लकड़ी की होती है, यानी लकड़ी की क्या होती है, फर्श होती है। यहां तक क्लियर है, ये विशेषताएं आपकी हो गई। और जो वहां पर होती है, उनके जो नीचे का खंड होता है वहां पर क्या होती है, खिड़की भी मौजूद होती है। लेकिन इस ऑप्शन में क्या कहा गया है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। तो विशेषताओं को चुनना था, तो ये भी आपकी क्या है, लेह और लद्दाख की विशेषता है। ये भी है, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें भी होती है, बहुत मोटी होती है। और तीसरा भी है क्या, लकड़ी की फर्श भी होती है। तो यानी ये 3 क्या है ऑप्शन आपकी क्या है, लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं। इसको नोट कर लीजिएगा, वहां पर लिखिएगा लेह और लद्दाख के मकानों की क्या है, विशेषताएं। ठीक है, तो उनमें आप लिख लेंगे कि ये जो है आपकी विशेषताएं होती है। एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा, सेम ऐसे ही प्रश्न आएगा। 3 दे रखा होगा, एक आपका अदर होगा, आपको अदर चीज को चुनना होगा कि कौन सा इसमें सही है। तो आपने देखा क्या, ए आपका सही है, बी आप का गलत है, तो ए सही है, सी सही है, डी सही है। इन ऑप्शन में देखिए ए सी डी किस पे है, तो आप देख रहे हैं ए सी और डी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर का क्या होगा, बी नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहां तक क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये सब एनसीईआरटी के आपके जो है पर्यावरण की किताबों की निकाले हुए ही क्वेश्चन है, जो आपके सीटेट में पूछा जाता है। सीटेट में क्या है, रट्टा नहीं कुछ मारना है, आपको कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। आपने कंसेप्ट क्लियर किया तो कैसा भी क्वेश्चन आपको देते, चाहे जैसे भी घुमा कर देते, यकीन मानिए मैं गारंटी लेता हूं कभी गलत आपका हो ही नहीं सकता, अगर आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख रहा है कि भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है। भैया, सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है, यानी पशुओं से धन ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दे रखे हैं। पहला आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरा आपका मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान और चौथा क्या है आपका बिहार है। तो आप पहले क्वेश्चन को जानने से पहले आप ये बताइए दोस्तों कि क्या आपने जो है उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा है। पशु जिनको हम लोग क्या करते हैं, पालते हैं, किसके लिए, दूध के लिए, ऊन के लिए, मांस के लिए, कई चीजों के लिए, उपयोग के लिए हम लोग क्या होता है, जानवरों को पालते हैं या जानवर पाए जाते हैं। उनको क्या करते हैं, हम दूध को बेचते हैं तो धन इकट्ठा होता है। अगर हम उनके मांस को बेचते हैं तो धन इकट्ठा होता है। हमको जानवर को ही पूरा बेचते हैं तो भी हमें धन इकट्ठा होता है। तो क्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जानवर पाया जाता है, पशु क्या है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो जब सबसे ज्यादा पशु पाया जाता है तो भैया पैसा भी तो सबसे ज्यादा ही आएगा। भाई जानवर ज्यादा है तो बेचेगा भी ज्यादा। भाई भेड़े हैं, उनसे उनके बाल बेचेगा तो भी पैसा आएगा। बकरी वगैरह है, उनको क्या है, बेचेगा तो उससे जो है मांस का पैसा, उससे भी पैसा आएगा।
जो गाय भैंस वगैरह हैं, इनसे क्या होगा, दूध आप एकत्रित कर लेंगे, दूध को बेचेंगे तो भी पैसा है। तो भैया पैसा क्या है, जब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है तो पैसा भी तो यहाँ सबसे ज्यादा पशुधन एकत्रित होगा, पशुओं से धन एकत्रित होगा। तो भैया इसका जो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कम पाया जाता है, यहाँ से पशुधन आपको ज्यादा नहीं मिल सकता है। राजस्थान में यही हाल है और आपका बिहार में भी यही हाल है। जो आपका राइट आंसर वो क्या है, ए इज द राइट आंसर पशुधन के लिए। ठीक है, राज्य बताने थे, आपने राज्य देख लिए। भाई कॉमन सेंस है भाई, आप इसको मत देखो कि यार पढ़ना नहीं है आपको, आप सीधे से भी समझ सकते हैं कि यार उत्तर प्रदेश में देखिए कितना जानवर पड़ा रहता है, साला रोडों में जो है रखता है, आदमी बांधता नहीं। देखते होंगे आप, सड़क से निकल जाते हो कितना जानवर आपको देखने को मिलता है। तो वो सब जानवर क्या करेंगे, उनको कहीं ना कहीं उनका उपयोग तो है हमारे जीवन में। भाई बेचते हैं, मांस बेचते हैं, खाते हैं, पैसा है, वहीं से तो पैसा आता है। तो आपका जो है कॉमन सेंस का आंसर हो जाता है कि आप उत्तर प्रदेश को सही टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर खुला है, देखिए। जैसे पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही कथन है। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है, पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया। दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है कि पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर, उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो भैया दोस्तों बताइए, आपको समय देता हूं 1 मिनट का, कि आप इसका सही उत्तर लगा सकते हैं, सही टिक लगा सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर, आप फिर बताइए हमें कि क्या इसका जो है आप सही आंसर लगा सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, चलिए हम बताते हैं। देखिए ऑप्शन में लिखा पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। सबसे पहले ये बताइए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, कब आया था, 1986 में आया था। तो पहला चीज तो यही से रॉन्ग हो गया। किसमें आया था, 1986 में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। वहां पर वन्यों के बारे में जो है कटाई के लिए रोक लगाने के लिए बात कही गई थी। ठीक है, तो देख रहे हैं आपका 1972 है, तो ये तो यहीं से पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, रॉन्ग हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए, पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना, नीचे दिए गए। तो भैया ये बताइए पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का क्या प्रयोजन होगा, केवल कृषि को छोड़कर। कृषि को तो आप छोड़ेंगे नहीं ना, क्योंकि वो भी तो क्या है, वन्य जीव संरक्षण में आपका जो है बताया गया है। तो क्या है, ये दोनों आपके क्या है, रॉन्ग आंसर है। तो ना तो एक सही है और ना ही दोनों सही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या है, वन्य जीव संरक्षण 1986 के बारे में पढ़ लीजिए। 1986 क्या कहता है, जैसे कि मैंने 2-4 आपको चीजें बता दी है इसके अंतर्गत। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस सेट में लगातार देखने को मिलेंगे, तो आपके क्या है कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने अनाउंस किया हुआ है कि जो छात्र अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े उनके लिए क्या है, ये गोल्डन चांस है, यानी गोल्डन टाइम। अगर वो इसका उपयोग कर लेते हैं इन 4-5-6 दिनों के अंदर, अगर प्रयोग करते हैं, यकीन मानिए 140 तो जाना ही नहीं है, और पास की तो गारंटी बिल्कुल। ये सोच लीजिए कि आप फेल तो हो ही नहीं सकते, ये तो दिमाग से आप हटा ही दीजिए। निगेटिव पॉइंट तो आपको रखना ही नहीं है, क्योंकि आप देख किसकी रहे हो, क्लास एग्जाम विथ मी चैनल की क्लासें देख रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमने गारंटी ले रखा है तो भाई गारंटी ऐसे नहीं ली जाती है, कुछ है तभी तो बता रहे हैं। तो हमारे चैनल को आप निरंतर देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बीच बीच में आप ये भी करते जाइए, जिससे क्या हो, हमें क्या मिलेगा, हमें आप लोगों के द्वारा एक मोटिवेशन मिलेगा, और हम और अच्छा कंटेंट और अच्छी चीजें, अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपके कंसेप्ट को क्या है क्लियर करवाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। भैया रोगों का हमें क्या है, वह समूह चुनना है जो क्या है, मच्छरों से फैलता है। तो सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि मच्छर जो है काटते हैं तो कौन कौन सी बीमारी फैलाते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो भैया मच्छर जो जब काटते हैं तो कौन कौन सी बीमारी फैलाते हैं। आपने देखा होगा इस समय डेंगू का बहुत ज्यादा प्रकोप चल रहा है, डेंगू का बहुत ज्यादा प्रयोग चल रहा है।
तो जो मच्छर है वो क्या है, काटता है तो डेंगू फैला देता है। क्या करता है, डेंगू फैला देता है। तो अब अच्छा ये बताइए भैया कि जो मच्छर है, तो मच्छर एक तो मेल होगा एक फीमेल होगा, भाई जनन कैसे करेगा, भाई मेल पार्ट होगा ना उसका, मेल पुरुष तो होगा ना, तभी तो जनन करेगा, तभी तो वो अंडे देगा और आप जो है विकसित होगा, या उसकी जो है जातियां विकसित हो जाएंगी, बच्चे होंगे बहुत सारे। इतना मच्छर आप देख रहे हैं कितना उत्पन्न होता है, कैसे होता है भाई, मेल और फीमेल के ही द्वारा तो होता है। तो बताइए भैया कि जो मच्छर का कौन सी प्रजाति है जो इन रोगों को फैलाती है। यहाँ से दो प्रश्न आपके सामने बन रहे हैं, एक तो प्रश्न आपका दिया ही है, दूसरा यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता। तो भैया मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है वो क्या करता है, एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है भैया इतना हानिकारक होता है, इतना जो है कि इंसान के जहां काट लेगा वहां उसकी जो है बीमारियों को फैलाने का काम कर देता है। तो भैया सबसे पहले इसमें जो बीमारी आती है वो कौन सी आती है, डेंगू फैल जाता है भैया। क्या फैल जाता है, डेंगू फैल जाता है। दूसरी बीमारी कौन सी होती है, दूसरी आपकी क्या होती है, मलेरिया फैल जाता है, मलेरिया जो है फैल जाता है। तीसरी कौन सी होती है आपकी बीमारी, चिकनगुनिया भी फैल जाता है। क्या होता है, चिकनगुनिया भी फैल जाता है। तो मच्छर के काटने से तीन बीमारी तो आपने देख ही ली कि जो है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए, रोगों का समूह चुनना था जो मच्छरों के द्वारा होती है। भैया मच्छरों के द्वारा देख रहे हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये तो है ही है। दूसरा ऑप्शन भी देख लीजिए, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। मलेरिया तो मच्छर के द्वारा होता है, लेकिन हैजा और मियादी बुखार ये सब किसके द्वारा होता है, ये आपके किसके द्वारा होते हैं भैया, जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। तीसरा आप देख रहे हैं मलेरिया, डेंगू, हैजा, दो तो आपके मिल रहे हैं लेकिन हैजा नहीं मिल रहा है, ये भी रॉन्ग है आपका आंसर। चौथा देखिए मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, दो मिल रहे हैं, तीसरा मियादी बुखार नहीं मिल रहा है। तो भैया क्या है कि जो क्या है बता रहा था कि रोगों का वह समूह चुनना है। तो रोगों का आपने समूह चुन लिया कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया तीनों भैया जो है किसके द्वारा होते हैं, मच्छर के काटने से। कौन सा मच्छर काटेगा, मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर काटेगा। भैया घरों में आप सोया करिए तो ऑल आउट वगैरह लगा लिया करिए, कहा से इस समय जो है डेंगू का बहुत ज्यादा प्रकोप चल रहा है। ये आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि आपको सीटेट का एग्जाम देना है। बीमार ना हो जाइए कि पता चले आपका पेपर बिगड़ जाए। तो आप अपने आप को जो है पूर्ण सुरक्षित रखना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पका हुआ खाना फ्रिज में अधिक समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। भैया जो पका हुआ भोजन होता है वो आजकल क्या है, आप देख रहे हैं कुछ समय पहले जो है फ्रिज वगैरह तो थी नहीं हमारे पास, तो हम क्या करते थे, सीमित भोजन बनाते थे, एक टाइम के लिए सीमित भोजन, कि जितने हमारे यहाँ मेंबर हैं उनके लिए उतने हिसाब का भोजन बना लेते ताकि दूसरे टाइम ना खाया जा सके। क्या होता है, पका हुआ भोजन जो है वो जल्दी जो है खराब होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते थे, जब फ्रिज नहीं थी तब तो हम उसको या तो गर्म, लगातार गर्म करते रहते थे, या तो हम उतना ही भोजन बनाते थे जितने हमारा जो है काम चल जाता, और दूसरे टाइम का भोजन फिर पुनः हम नया बनाते थे। हम बासी भोजन नहीं, या ठहरा हुआ भोजन को हम नहीं लेते थे, क्योंकि भाई ये ठहरे हुए भोजन में क्या होता है, बहुत सारे जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि खाना फ्रिज में, पका हुआ खाना फ्रिज में अधिक समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि क्यों परिरक्षित किया जा सकता है, कारण हमें देखना। ऑप्शन में देखा, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। भैया रोगाणु क्या होते हैं, रेफ्रिजरेटर में अंदर क्या होता है, वो ठंडा बना कर रखता है ना, बहुत ज्यादा ठंडा बना कर रखता है। तो उससे क्या होंगे, हमारे जो जीवाणु होते हैं वो कम तापमान में निष्क्रिय हो जाते हैं, कम तापमान में निष्क्रिय हो जाते हैं। अगर उनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर दे दिया जाए तो वो क्या होते हैं, सक्रिय रहते हैं, तो वो फैलने का जीवाणु जो है काम करते हैं और चीजों को खराब करना शुरू कर देते हैं, यानी भोजन पे जो है अटैक कर देते हैं। दूसरा लिखा है, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। भैया कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व थोड़े ना घटेगा। हमें बात भैया जीवाणु को परिरक्षित का मतलब हमें जो है सेफ रखना है, तो किससे बचाने के लिए कि वो खराब ना हो। खराब कैसे होता है, जब जीवाणु वहां पर आते हैं, तो ये तो ऑप्शन आपका है नहीं। तीसरा लिखा, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणु को नष्ट कर लेते हैं। ये पहले बताइए, क्या उसके अंदर कोई ऐसी चीजें भरी होती हैं क्या जो उसको नष्ट करेंगी, कोई दवा तो होती नहीं उसके अंदर।
होती क्या है, ठंडा करने वाली गैसें होती है। जब ठंडा करेंगे, टेम्परेचर वहां का डाउन करेंगे, तभी हमारा क्या हो, जीवाणु निष्क्रिय हो जाएगा। आपका नीचे दिया हुआ कम तापमान रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। भैया रोगाणु का क्या काम होता है, रोगों को फैलाना। रोगाणु क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ये तो आपका है नहीं। तो जो आपका इसका राइट आंसर है वो क्या है, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। ये इसका आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। अब देखिए स्क्रीन पर खुला है कि वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। भैया देखिए, श्वसन करने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कई ऐसे पौधे हैं हमारे जो क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन करते हैं, और कई ऐसे पौधे होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं। तो बताना है कि कौन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। पहला है गुलाब, दूसरा क्लोरेला, तीसरा फाइकस, चौथा आपका आलू। तो भैया देखिए, गुलाब क्या करता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है, गुलाब भी हमारा क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करेगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या है, ये श्वसन करेगा। दूसरा आपका क्लोरेला है, ये भैया क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही श्वसन करता है। क्या करता होता है, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंट में क्या करता है, ये श्वसन करता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करता है, श्वसन करता है। फाइकस भी हमारा क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में करता है, और आलू भी हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंट में करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, क्लोरेला। क्लोरेला क्या करता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करता है, श्वसन करता है। बाकी क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं तो ये श्वसन नहीं कर पाएंगे, और फिर क्या है, ये नष्ट हो जाएंगे, सूख जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा मृदा कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर एक ही फसल को बार बार अगर हम एक ही भूमि में उगा रहे हैं या एक ही प्रकार के रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, तो उससे भूमि में क्या परिवर्तन होता है, यानी भूमि कैसी हो जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने देखें। किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है। भैया किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, पहला ऑप्शन आपका दे रखा है। दूसरा कह रहा है सिंचाई के लिए उपयोगी बन जाती है। तीसरा दे रखा है कि उर्वरक या उपजाऊ बन जाती है। क्या भैया, एक ये पहले बताइए, कॉमन सेंस की बात होती है कि क्या आप एक ही फसल को बार बार अपने जमीनों पर उगाते हैं? नहीं। लेकिन आपने ये कारण जानने की कोशिश की कि क्यों यार हम एक ही फसल को बार बार नहीं जमीन पर उगाते हैं, या एक ही प्रकार का उर्वरक या रसायन हम जो है जब अपनी भूमि पर नहीं डालते। कभी कारण जानने की उससे क्या होता है कि आपके जो है पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जब भूमि में पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे या ह्यूमस नहीं रहेगा, तो भूमि कैसी हो जाएगी भैया, बंजर हो जाएगी ना। तो क्या करना है, हमको अपनी फसल चक्र को अपनाना है। फसल चक्र को अपनाना है, यानी अगर आपने एक बार वहां पर गेहूं बोया है तो दोबारा आपको दूसरी फसल बोती है। एक ही फसल को बार बार मत बोइए, नहीं उससे क्या है, उसका ह्यूमस नष्ट हो जाएगा, पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे क्या होती है, अनुपजाऊ हो जाएगी, यानी बंजर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, यानी फसल चक्र को क्या करना है, आपको अपनाना है। फसल चक्र अपनाओगे तो आपकी भूमि क्या है, मृदा यानी उपजाऊ बनी रहेगी, उसके पोषक तत्व नहीं नष्ट होंगे। दूसरी बात, अगर आप एक ही प्रकार का आप रसायन डाल रहे हैं, यानी डीएपी या यूरिया डाल रहे हैं, भैया उसको भी अदल बदल के डालना है। एक ही रसायन के यानी एक ही प्रकार के उर्वरक का प्रयोग नहीं करना है, बदल बदल के डालना है, जिससे कि हमारी भूमि के जो पोषक तत्व हैं उन पर कोई भी जो है नुकसान ना हो और वो उसी तरीके से बने रहे। तो ऑप्शन आपके जो दे रखे हैं, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, दूसरा सिंचाई के लिए उपयोगी बन जाती है, तीसरा उर्वरक या उपजाऊ बन जाती है, चौथा क्या है, बंजर हो जाती है। तो जो इसका राइट आंसर वो क्या है, बंजर हो जाती है। जैसा कि हमने बताया कि अगर एक ही फसल को बार बार भूमि में उगाएंगे तो उससे क्या होगी, मृदा में जो पोषक तत्व हैं वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और उन जो रसायन आप उपयोग कर रहे हैं उसके द्वारा भी जो है मृदा के पोषक तत्व का हानि हो जाएगी। इसलिए हमें फसल चक्र को अपनाना है भैया, याद रखना। नेक्स्ट है, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। भैया आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर जब कहीं सफर कर रहे होते हैं तो कोई गांव पड़ते हैं, वहां से जब आप गुजरते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है,
आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशु। भैया आपको अनेक प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे, एक तो चरने वाले, दूसरा क्या भैंसों के पीछे चलते हैं। जो चरने वाले पशु हैं, आपने देखा होगा कि गाय भैंस वगैरह ये सब है, जब चरते हैं तो पीछे क्या होते हैं, पक्षी लगे होते हैं ना। तो उनका उद्देश्य क्या होता है, वो पीछे क्यों उनके चलते होते हैं, उनका कोई ना कोई तो भाई उद्देश्य होगा। ऐसे तो कोई किसी के पीछे नहीं जाता है। जब तक आज की दुनिया भैया लाभ की है, अगर हमको तुमसे कोई फायदा नहीं होगा तो हम तुम्हारे पीछे बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो वही भैया क्या है कि अनेक प्रकार के पक्षी जो है चरने वाले पशुओं, जो चरते हैं पशु यानी गाय भैंस भेड़ बकरी ये सब क्या होते चरते हैं, उनके पीछे चलते हैं। क्या उद्देश्य के लिए, और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। जब वो चलते हैं तो घास में क्या होते हैं, जो अशांत कीट होते हैं, जो चुप्पे छिपे होते हैं, उनको क्या करते हैं ये पक्षी, पकड़ते हैं। आपने देखा होगा कि भैंस या जानवर के ऊपर आपने देखा होगा कि जो है वो पक्षी अटैक करता है या चोंच मारता है, तो किस लिए भाई, भैंसों या उसमें क्या होती है, जुए वगैरह होते हैं, कीट वगैरह होते हैं कुछ, उनको क्या करते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं, उनको खाते हैं। उससे क्या है, हमारे पशु जो है सुरक्षित हो जाते हैं। तो कह रहा हम पकड़ते हैं निम्नलिखित में कौन सा या से ऐसे पक्षी है, इनका हमें ग्रुप बताना। 4 पक्षियों के नाम लिखे। एक चित्रित बालक जिसको कहते हैं पेंटेड स्टॉर्क, दूसरा आपका साधारण मैना यानी कॉमन मैना, तीसरा है काली गर्दन वाला सारस यानी ब्लैक नेक क्रेन। इनमें से बताना है कि कौन सा जो है उनके पीछे चलता है, जो चारे में अशांत पड़े रहते हैं उनको कैसे नष्ट करता है। तो भैया आप देख रहे हैं जो साधारण मैना होती है वो क्या करती है, ज्यादा हमने देखा होगा वो मैना होती है साधारण मैना, वो चोंच से इनको क्या है कीटों को पकड़ती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो साधारण मैना है। चित्रित वाला ये पेंटेड स्ट्रोक ऐसा नहीं करता है। कभी आप पेंटेड स्ट्रोक अगर इनके डायग्राम जो है देखें तो ये कभी जो है नहीं चलते हैं, लेकिन साधारण मैना चलती है। और काली गर्दन वाला सारस बिल्कुल नहीं होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो साधारण मैना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र। आपको क्षेत्र बताना है कि मीथेन गैस कहां से उत्पादित। तो भैया थोड़ा सा मीथेन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो मीथेन का सूत्र होता है वो CH4 होता है। क्या होता है भैया, CH4 होता है। मीथेन CH4 होता है। मीथेन गैस कहां कहां से उत्पन्न की जा सकती है। एक तो भैया गोबर, आपने देखा होगा बहुत सारा गोबर जब आप डालते जाते हैं, सड़ाते जाते हैं, गड्ढे में डालते जाते हैं, तो उससे क्या होती है, मीथेन गैस उत्पन्न हो जाती है। एक तो भैया आपकी धान की खेती में, धान की खेती में क्या होता है, जब धान होता है पानी भरा रहता है, दलदली भूमि में मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन को मार्स गैस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये दलदली यानी जहां अब धान के खेत में क्या होता है, पानी की ज्यादा भराव होता है, पानी बहुत भरा रहता है, तो दलदली भूमि हो तो वहां से क्या होगी, मीथेन गैस जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, तो मीथेन में आपने क्या जाना कि ये गोबर के सड़ने से भी जो है मीथेन गैस उत्पन्न होती है, धान के खेतों में भी उत्पन्न होती है, जहां पर दलदली भूमि होती है वहां पर भी मीथेन गैस पाई जाती है। तो इसमें बताने कि कौन सा क्षेत्र है। तो पहला ऑप्शन आपने देख लिया होगा, हमने बता दिया, तो पहला ऑप्शन आपके सामने दिख रहा कि धान का खेत ही है, लेकिन अन्य 3 भी देख लेते हैं। गेहूं का खेत, भैया गेहूं के खेत में कभी मीथेन गैस नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि आपने रीजन समझ लिया, क्योंकि दलदली भूमि में ज्यादा पाई जाती है। दूसरा कपास के खेत में, भैया कपास के खेत में भी नहीं होती। तीसरा मूंगफली के खेत में, इनमें भी नहीं होती है। तो भैया सबसे ज्यादा है आपके धान के खेतों में मीथेन गैस जो है उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करिए। पहला देखा, विचार करना है कि चमगादड़, भालू, कृंतक, रोडेंट यानी उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जाता है। भैया शीत निष्क्रियता का प्रेक्षण करना है, इन तीनों में किसमें किया जाता है ये हमें बताना है। शीत निष्क्रियता यानी क्या होता है, ठंडी को निष्क्रिय करने, प्रक्षेपण। तो आपके ऑप्शन जैसे देख रहे हैं केवल 1 और 2, तो क्या भैया चमगादड़ होगा या भालू होगा। दूसरा ऑप्शन देख रहा है केवल 2 यानी भालू बस। तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि भैया ये तीनों होंगे। ठीक है, चौथा आपका दे रखा है कि शीत निष्क्रियता उपयुक्त में से किसी में भी प्रक्षेपित नहीं किया जा सकती। तो भैया जो शीत निष्क्रियता प्रक्षेपित की जाती है वो किसमें आपको देखने को मिलेगा, तीसरे में आपको मिलेगा, यानी कृंतक या रोडेंट में आपको देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा,
कृंतक या रोडेंट में जो है शीत निष्क्रियता देखने को मिलती है, चमगादड़ में नहीं मिलती है, भालू में नहीं मिलती है। तो बताइए भैया कि इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका क्या होगा? तीसरा होगा, क्योंकि हमारे टाइपराइटर के द्वारा जो है गलत टाइप हो गया है, इसलिए इसमें कूट केवल आपका क्या है? तीसरे नंबर का। तो इस पे आप जो है लगा सकते हैं कि इसमें केवल तीसरा आंसर आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से परिवार किसका एक संघ है? भैया बताना है कि परिवार जो है वो किसका एक संघ है, यानी ग्रुप है। परिवार किसका ग्रुप होता है? ऑप्शन आपके सामने लिखा है कि परिवार किसका ग्रुप है, यानी संघ है। क्या क्या करता है, ये भी चीजें हमें जाननी है। पहला ऑप्शन है उपभोग का, दूसरा है दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का, चौथा वैवाहिक अव्यवस्था का, और तीसरा, चौथा है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। भैया इसमें बताने कि किसका एक संघ है। तो भैया परिवार क्या है? परिवार हमारी जितनी भी आवश्यकताएं होती है उसकी क्या करता है? पूर्ति करता है। यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारा हमारा परिवार तो यानी कोई भी अगर हमें चीज की जरूरत होती है, कोई भी घटना घटित हो जाती है, तो हमारा सहयोग कौन करता है? परिवार करता है ना। परिवार का जो हमारा एक संघ होता है वही करता है। तो वो क्या है, हमारी जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी जो है हमें परिवार के द्वारा हो जाती। या परिवार में आपने देखा होगा कोई व्यक्ति गरीब है तो कोई अगर त्योहार आता है तो सब परिवार के लोग मिलजुल कर उसका भी जो है त्योहार मनाते हैं, उसकी भी यहाँ भी भोजन अच्छा पकवान बनवाते हैं, सब लोग सहयोग करते हैं। तो किसका संघ है? परिवार का। ठीक है, यानी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल है? भैया कहा भी गया है कि हमारा जो पूरी पृथ्वी है वो क्या है? 1/4 भाग जो है जल से घिरा हुआ है। तो जो भैया जब 1/4 भाग जल से घिरा होगा तो इतना सारा घिरा होगा तो क्या होगा? उसकी परसेंटेज भी तो ज्यादा होगी। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है कि पहला 29%, बी 71%, सी 65%, डी 74%। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, जो जलमंडल है, जो जलमंडल है आपका, उसमें क्या है, कितने जो है प्रतिशत भाग, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल घिरा हुआ है, यानी पृथ्वी के कितने प्रतिशत पर? भैया जो पृथ्वी का परसेंटेज है 100 में से 71% पे जो है जलमंडल फैला हुआ है। जलमंडल जो है का विस्तार है, और बाकी सब क्या है? अदर चीजें हैं। जलमंडल आपका 71% पाया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप जो है याद कर रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शहर है जो NH3 से नहीं जुड़ा हुआ है। NH3 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उससे नहीं जुड़ा हुआ है। ऑप्शन आपका दिया है आगरा, दूसरा भोपाल, तीसरा धुले, चौथा आपका ग्वालियर। अब इसमें से बताना है कि NH3 किन किन राज्यों से होकर गुजरता है और कहां से नहीं गुजरता है। तो भैया क्या होता है, आगरा से लेकर धुले ग्वालियर तक ये क्या होता है आपका? NH3 जो है जाता है, यानी नेशनल हाईवे 3, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग। तो बाकी जो भोपाल होता है वो NH3 से नहीं गुजरता है, NH3 से नहीं गुजरता है। तो यही बताना है कि कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है। NH3 से आपका क्या, भोपाल नहीं जुड़ा हुआ है, बाकी आपके क्या जुड़े हैं। ठीक है, धुले भी जुड़ा है, ग्वालियर भी जुड़ा हुआ है, आपका आगरा भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक के समाजीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका होती है? भैया बालक का समाजीकरण किससे होता है ये बताना, किसकी भूमिका होती है। एक तो भैया आपका जो है समाजीकरण, बालक जब जन्म लेता है तो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? उसका शैशवावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। बालक अपने समाज में रहता है, अपने मम्मी पापा, अपने परिवेश, चाचा फूफा, सारे परिवेश में रहता है। तो वहां से वो क्या होता है, उसका समाजीकरण जो है शुरू हो जाता है, यानी समाजीकरण का विकास होना शुरू हो जाता है। तो वही बताना है किसकी भूमिका होती है। पहला ऑप्शन दिया है आपका विद्यालय की भूमिका होती है। भैया देखिए, प्रथम अगर आपकी बात करें तो वो समाज से, आपका जो परिवार है उसी से समाजीकरण शुरू हो जाता है। फिर जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो अपने विद्यालय में अपने साथियों के साथ, विद्यालय परिवार के साथ अपना समाजीकरण शुरू कर देता है। तो लिखा है दूसरा ऑप्शन सार्वजनिक स्थल की। भैया सार्वजनिक स्थल में, जो आपके सार्वजनिक स्थल, वहां से भी जो बालक का समाजीकरण का जो है विकास होगा। तीसरा आपका सार्वजनिक संस्था, जो आपकी संस्थाएं सार्वजनिक, वहां से भी क्या है, बालक का समाजीकरण होता है।
चौथा आपका दिया है उपयुक्त तो सभी को। तो भैया बालक का जो समाजीकरण होता है वो विद्यालय से होता है, परिवार से भी होता है, सार्वजनिक स्थल से होता है, सार्वजनिक संस्था से। यहाँ से क्या है, बच्चा समाजीकरण जो है शुरू कर देता है, समाजीकरण में जो है अपना योगदान देना शुरू कर देता है, समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वहां पे इसका बालक का विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीक है? हमें यह बताना है कि जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाना है पर्यावरण अध्ययन, उसको आकलन करने के लिए कौन सा हम जो है उपकरण और तकनीकी अपनाएंगे। ऑप्शन आपका दे रखा है, एक तो परियोजना कार्य, दूसरा आपका क्षेत्र भ्रमण, तीसरा आपका जर्नल लिखना, चौथा आपका विचार मानचित्र। तो आप बताइए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका जो सही है, जो क्या करता है आपका प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें। तो भैया बताइए इसमें से कौन से है। ऑप्शन आपने देख लिया कि एक आपका परियोजना कार्य हो गया, दूसरा आपका क्षेत्र भ्रमण हो गया, तीसरा आपका जर्नल लिखना हो गया, चौथा आपका विचार मानचित्रण। तो भैया क्या होगा, जब आप जो है क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, क्षेत्र भ्रमण आप करेंगे तो आप पर्यावरण के बारे में जानेंगे, कौन सा पर्यावरण कहाँ जीव जंतु किस प्रकार के जीव जंतु हो जाते हैं, कौन जीव जंतु हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं, कौन नहीं। ये सारी चीजें आपको क्या है, जब आप क्षेत्र का भ्रमण करेंगे तभी आपको चीजें सीखने को मिलेंगी। बाकी परियोजना कार्य में लगा देंगे, उससे कोई मतलब, कोई आप दे देंगे एक चीज दे देंगे तो उससे क्या है, उससे थोड़े ना बच्चे का कोई होगा। या प्राथमिक स्तर पे बच्चे क्या होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो उनको जो है क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाएंगे, आप चीजों को बताएंगे, तो उससे क्या होगा, उनका वही टूल्स या उपकरण या तकनीकी या टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, क्षेत्र भ्रमण, ठीक है। क्या होगा आपका, क्षेत्र भ्रमण हो जाएगा। थोड़ा सा रोकना, इसका भैया देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक है, होता तो आपका क्षेत्र भ्रमण ही है, आंसर सही टिक लगाइएगा, लेकिन जो इसके ऑप्शन है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हैं। तो इस चीज को जो है हम इस क्वेश्चन पर आपको कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे, इस क्वेश्चन का जो सही सीक्वेंस है उसको हम लेकर आएंगे। ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स है जो हमें देखना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। भैया कौन सी युक्ति हम अपनाएंगे जो प्राथमिक जो स्तर के जो कक्षाओं हैं उनमें जो विद्यार्थी हैं वो मानचित्र शिक्षण के लिए कौन सी युक्ति हम अपनाएंगे, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया है, शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से बाहर शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आए। उनको क्या निर्देश देना है कि वो भारत का जो है मानचित्र लेकर आए। दूसरा क्या है, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। भैया एटलस यानी दिखाना और उनके जो स्थान है उनकी स्थिति को बताने की कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपकरण करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। चौथा आपका देख रखा है, अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। तो आपके जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन उसमें से सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा कौन सी जो है युक्ति प्रतीत होगी ये हमें बताना है। तो भैया देख रहे हैं ऑप्शन आपके जो है दिया है कि एक घर से भारत का मानचित्र लेकर आए, दूसरा दे रहा है कि एटलस दिखाएंगे, विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताएंगे, तीसरा आपका देश शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाए तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। वेरी गुड, बहुत सही। इसमें क्या है, शिक्षार्थियों को सहायता करना है, शिक्षार्थियों को हमें सहायता करना होगा कि वो अपने ही आसपास जहां रह रहे हैं वहीं का मानचित्र लेकर आए, उसी परिवेश के बारे में जो है निकटतम परिवेश का मानचित्रण हो और वहां जो स्थिति हो यानी जो स्थान हो उसी का जो है स्थिति के बारे में दर्शाएं, ताकि जो है आप प्राथमिक छात्रों के लिए युक्ति आपकी क्या होगी, बहुत सर्वाधिक जो है
उपयोगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन में एक शिक्षक निम्नलिखित में से एक विधि का सबसे कम प्रयोग करता है। भैया कौन सी विधि का सबसे कम प्रयोग करता है पर्यावरण अध्ययन में? आपने देखो शिक्षक क्या है, व्याख्यान का भी तो प्रयोग करता है, किसी चीज टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाता भी है, व्याख्यान का कोई प्रश्न करता है, और बीच बीच में आपसे प्रश्न भी पूछता है, मूल्यांकन भी कर लेता है कि आपने कितना सीखा या आपकी कहाँ पर कमजोरी है, फिर उसको क्या पुनः बताता है आपको। तो बताना है कि सबसे कम प्रयोग करता है, सबसे कम प्रयोग करना है वो चीज पूछ रहा है। करा है प्रश्नोत्तरी, दूसरा तथ्यों से भरपूर या कल्पना किससे कहानियां सुनाना, ठीक है भैया ये भी करेगा वो, ठीक है, प्रश्नोत्तर भी करेगा बीच बीच में। तीसरा है कविताएं गीत तथा अभिनय करना। चौथा क्या है, पुस्तक पर आधारित प्रश्न करना। भैया ये तीनों का उपयोग तो वो करेगा, व्याख्यान करते समय बीच बीच में आपको प्रश्नोत्तर भी पूछेगा, या पूरा व्याख्यान करने के बाद उससे जो प्रश्न बनेंगे वो पूछेगा, ताकि आपका ध्यान केंद्रित कितना रहा है, आपने उस चीज को कितना समझा है, सारी चीजों का आकलन करेगा वो। तथ्यों से भरपूर कल्पनात्मक किस्से या कहानियों को सुनाएगा वो आपको, खूब जितने भी तथ्य होंगे उसके बारे में, कहानियों में जितने भी तथ्य आएंगे उसको भी बड़े अच्छे से डिस्क्राइब करेगा। कविताएं गीत तथा अभिनय करना भी बताएगा, लेकिन पुस्तक पर आधारित प्रश्न कम करेगा। भैया पुस्तक पर आधारित जो पुस्तक में प्रश्न है उसको कम करेगा, वो जितना बताएगा उसी से प्रश्न को बनाएगा। तो इसका जो राइट जो आंसर है कम प्रयोग करने वाला पूछ रहा है विधि, वो कौन सी है, पुस्तक पर आधारित प्रश्न करना। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त होगा? कौन सा जो है उपयुक्त होगा ये बताना है। जो आपकी एनसीएफ 2005 में आया था उसमें क्या बताया गया है, ईवीएस के लिए यानी पर्यावरण जो है शिक्षा के पाठ्यचर्या के लिए, छात्रों को पर्यावरण शिक्षा केवल किताबों के आधार पर दी जानी चाहिए। भैया छात्रों को पर्यावरण शिक्षा केवल किताबों के आधार पर दी जानी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि प्राथमिक अवस्था के स्तर में छात्रों की व्यस्तता अपने चारों ओर की दुनिया की नई नई चीजें खोजने का आनंद उठाने और उनके साथ सामंजस्य बैठाने में होनी चाहिए। सही बात है भैया, ऐसा होना चाहिए। उन्होंने एनसीएफ 2005 में कहा था, क्या कहा था कि प्राथमिक अवस्था के स्तर में छात्रों की व्यस्तता अपने चारों ओर की दुनिया की नई नई चीजें खोजने का आनंद उठाने और उनके साथ सामंजस्य बैठाने में होनी चाहिए, ये एनसीएफ 2005 कहा था। तीसरा, छात्रों की चारों ओर की दुनिया के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना, ये भी एनसीएफ 2005 ने कहा था। तो भैया इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है एनसीएफ 2005 ने कहा था। हमने बताया आपको कि उसने बताया कि प्राथमिक अवस्था के स्तर में छात्रों की व्यस्तता अपने चारों ओर की दुनिया की नई नई चीजों के लिए बात कही थी, जो है आपकी एनसीएफ 2005। और आपका नेक्स्ट कहा है कि छात्रों की चारों ओर की दुनिया के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना, ये भी आपके जो है एनसीएफ 2005 में कहा गया था। तो आपको इसमें उचित आंसर बताना है कि कौन सा है। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं या 1 मिनट से कम का टाइम देता हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे थे। तो छात्रों को पर्यावरण शिक्षा केवल किताबों के आधार पर दी जानी चाहिए। भैया किताबी ज्ञान अगर आप दे देंगे तो क्या है, बालक का कोई विकास हो पाएगा? तो एलसीएफ 2005 ने क्या किया कि केवल बालक पर कर दिया, यानी चाइल्ड सेंटर कर दिया, यानी बच्चे को केंद्र बिंदु मानकर ही उसने एनसीएफ 2005 में जो है पाठ्यचर्या का निर्माण किया। बच्चों के हित में हो जो भी चीजें हो, बच्चों के अनहित में कोई चीजें उसने नहीं रखी। तो उसने कहा छात्रों को पर्यावरण शिक्षा केवल किताबों के, पर्यावरण शिक्षा अगर किताबों से देखेंगे तो जो आप पढ़ा देंगे वही सीख पाएगा, तो क्या ऐसा उसने कहा? नहीं, एनसीएफ 2005 ने ये पॉइंट कभी नहीं लिखा है। प्राथमिक अवस्था के स्तर में छात्रों की व्यस्तता अपने चारों ओर की दुनिया की नई नई चीजें खोजना, आनंद उठाने, साथ सामंजस्य बैठाने में होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 का ये पॉइंट उसने जो है अपने बिंदु पर कहा। ईवीएस के लिए या आपके सारे सब्जेक्टों के लिए बात कहा कि जो प्राथमिक स्तर के छात्र एवं छात्रा है उनके लिए कैसी पाठ्यचर्या का निर्माण करना है, उसके बारे में जो हमारे एनसीएफ 2005 ने लिखा है। तीसरा, छात्रों की चारों ओर की दुनिया के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना,
नहीं। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो भी, कि उनको नई नई चीजों या खोजनों का आनंद उठाने के लिए एनसीएफ 2005 ने जो है पॉइंट बताया हुआ है छात्रों के लिए, जो प्राथमिक स्तर के छात्र हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में एक शिक्षक द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि आयोजित की जा सकती है। आपको बताना है कि कौन सी गतिविधि आयोजित की जा सकती है जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में एक शिक्षक द्वारा की जाती है। तो बताना है अपनी, पहला ऑप्शन दे रहा है अपनी कक्षा के छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और महत्वाकांक्षाओं का पता लगाना। सही बात है भाई, शिक्षक का क्या है, कक्षा के छात्रों की आवश्यकताएं, छात्रों की क्या आवश्यकता है, उनकी किस पर रुचि है और किस महत्वाकांक्षाओं का जो है पता लगाना है। अगर हम ये सारी चीजें अगर हम बच्चे के अंदर जान जाएंगे तो हम क्या है पर्यावरण की शिक्षा दे पाएंगे। पता चले कोई बालक हमारा बीमार पड़ा है और हम उस जो है पढ़ा रहे हैं और वो उसका ध्यान कहीं और केंद्रित है, तो वो भी हमें उसका जानना है, बच्चे का जानना कि आखिरकार कारण क्या है। ठीक है। दूसरा आपने वास्तविक जीवन से संबंधित परिस्थितियों में विभिन्न तत्वों की पहचान करना है। भैया जो वास्तविक जीवन है उसमें जो विभिन्न संबंधी जो तत्व हैं उनकी भी हमें पहचान करना है कि वास्तविक चीजें क्या है, इसकी भी हमें पहचान करना है। तीसरा है आपका व्यवहार संबंधी विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करते हुए प्रत्याशित शिक्षा परिणाम लिखना। भैया व्यवहार संबंधी जो विशिष्ट शब्दावली है यानी स्पेसिफिक हमारी क्या है वर्ड डिक्शनरी यानी शब्दावली का प्रयोग करना है और हमें क्या है प्रत्याशित शिक्षा परिणाम लिखना है कि क्या परिणाम लिखना है। तो इसमें क्या होगा, इसके जो आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा, इसमें से उपयुक्त सभी आंसर जो है इसका राइट हो जाएगा। सभी चीजें हमें क्या है जो है पर्यावरण की अध्ययन की जो शिक्षा में शिक्षक के लिए गतिविधियां अपनानी पड़ेगी। ठीक है, आयोजित करेगा ये गतिविधि। अधोलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत योजना पद्धति का सिद्धांत है। भैया योजना पद्धति का यानी आप क्या कहते हैं प्लानिंग मेथड को अपनाते हैं, उसमें किसका जो है बताना है कि सिद्धांत योजना पद्धति का सिद्धांत है। पहले लिखा क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा अनुभव का सिद्धांत, तीसरा उद्देश्य का सिद्धांत और उपयुक्त सभी। जब हम किसी योजना को बनाएंगे तो हम उस योजना के बारे में क्या करेंगे, क्रियाशीलता उसकी क्या क्रिया है उसके बारे में विचार करेंगे। ठीक है, एक क्या अनुभव है यानी अनुभव का सिद्धांत भी होगा, अनुभव के द्वारा क्या आपका उद्देश्य होगा यानी आप किसी मान के चलिए आपको कक्षा 6 के बच्चों को पढ़ाने जाना है तो आप उसका एक लेसन प्लान बनाएं, तो उसमें सारी चीजें रखेंगे, प्लानिंग बनाएंगे। या किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं तो उसके पहले एक प्लानिंग अगर जब आप बना लेते हैं तो वो कार्य आपका जो है प्लानिंग के तहत बहुत अच्छा होता है या बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। प्लानिंग आप बनाएंगे भाई, कोई ना कोई प्लानिंग बनाने के क्या होगा आपका उद्देश्य तो निर्धारित करेंगे ही करेंगे, कोई ना कोई उस पर क्रिया करेंगे तो क्रियाशीलता भी होगी। ठीक है, उद्देश्य कोई ना कोई होगा कि भैया हमें इस तथ्य तक पहुंचना है, इस रास्ते से हमें पहुंचना है, प्लानिंग आपने और आपका क्या अनुभव है उस पर, ये भी सारी चीजें करेंगे। तो भैया इसमें क्या है उपयुक्त सभी है, सिद्धांतों का जो है जो आपकी प्लानिंग बनाना है या योजना पद्धति में उसका जो है उपयुक्त सभी सारे सिद्धांत जो है हमें देखने होंगे। नेक्स्ट है आपके पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दिए गए, जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है उसमें दिए गए प्रयोगों से छात्रों में से किस चीज का यानी विकास होता है या जागृत होते हैं बच्चे। ऑप्शन दे रखा है आपका मानसिक विकास, दूसरा शारीरिक विकास, तीसरा है ए व दो दोनों, चौथा आपका क्या है तुम में से कोई नहीं। तो आपको देखना है कि इसमें से क्या है। तो भैया पर्यावरण अध्ययन जब कोई पाठ्य पुस्तक होती है उसमें क्या है बच्चों को क्या शारीरिक विकास होता है, शरीर से क्या उसका लेना देना, शारीरिक विकास से क्या, जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे विभिन्न तथ्यों को बताएंगे, अन्य जानकारियां बताएंगे, पेड़ पौधों के बारे में नॉलेज करवाएंगे, जीव जंतुओं के बारे में जो है नॉलेज करवाएंगे, तो उससे क्या होगा उसका जो माइंड है उसके मानसिक यानी मानसिक विकास होगा यानी डेवलप होगा, चीजें नई नई चीजें सीखने को मिलेगा, तो वो पर्यावरण से संबंधित उसके क्या तथ्य कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे या उसका जो है अत्यधिक विकास होगा। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट था वो क्या था ईवीएस से संबंधित ही है, और मैं प्रत्येक दिन आपको ईवीएस से संबंधित जो पेडागॉजी आपकी पूरी सीटेट में आती है ईवीएस से संबंधित वो क्लियर करवा दूंगा और एग्जाम से पहले सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा, और जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं ईवीएस में पेडागॉजी से अदर हटके भी यानी 15 नंबर की आपकी जो है पेडागॉजी से संबंधित प्रश्न आते हैं और आपका 15 नंबर के अदर जो है पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आते हैं।
यकीन मानिए अगर आपने क्लासेस देखी है तो 30 में से मैं जो है 29 की गारंटी ले रहा हूं कि 29 नंबर आपके आएंगे ही आएंगे। कोई कोई छात्र हमारा 30 में 30 भी लाएगा अगर वो निरंतर हमारी क्लास को ले रहा है। तो आज के लिए ही, आज तक के लिए हमारा क्या है, ये इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट डे हम मिलेंगे आपको नए क्वेश्चनों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो धन्यवाद, आपने जो कीमती समय दिया। जय हिंद, जय भारत।